भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया था विद एग्जांपल, जिसमें हमने टेंशन देखा था और नॉर्मल देखा था और उनके जो हमने दो स्ट्रिंग बांधी थी उनके बीच में जो टेंशन किस तरीके से एक्ट करता है उसको मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू बताया था। क्योंकि उसमें जो हमारे फॉर्मूले थे कुछ न्यूटन सेकंड लॉ के यूज हो गए थे। वो यूज इसलिए हो गए थे क्योंकि मुझे वहां पे आपको टेंशन बताना था। बेसिकली मैं सिर्फ टेंशन के लिए मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे, वहां पे फॉर्मूले हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के यूज हो गए थे। ठीक है, तो आप उन न्यूमेरिकल को न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो यूज था वहां पे, तो आप इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी उन न्यूमेरिकल को देख सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ टेंशन को डिफाइन और एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल में इसलिए आपको वो पहले बता दिए थे, उसमें न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज हो गया था। ठीक है, तो आप उन न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा से देख लेना। हमने ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूले यूज किए। ठीक है, अब देखो हमारे पास आता है सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम बेसिक क्लासेस में करते आए हैं कि हमसे ऐसे बोला जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो हमें क्या देता है, दैट इज एफ। ठीक है, फोर्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला डेफिनेशन तो हमारी यही होती है, लेकिन यहाँ पे देखो acceleration of a particle is measured from an inertial frame is given by the vector sum of all forces acting on the particle divided by its mass। मतलब जो एक्सेलरेशन होगा ये बोल रखा है पार्टिकल का, उसको हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे मेजर करेंगे, जो उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ऐसा इसमें बोला गया है। और हमारी सेकंड डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आप इनमें से ये वाली डेफिनेशन लिखना, ये वाली ज्यादा बेटर रहेगी क्योंकि इसमें हमारे पास देखो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल बोला है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब यहाँ पे देखो मोमेंटम की बात आती है, बेसिकली मोमेंटम की डेफिनेशन ये बता दी जाती है कि बॉडी हमारी मोशन में है। बेसिकली मोमेंटम की डेफिनेशन होती क्या है कि कितना मोशन का अमाउंट कितना हुआ, यानी हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मोशन। ठीक है, यानी जब हमने बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन आया वो हमारा होता है मोमेंटम। ठीक है ना, तो हमारे पास एफ एक्सटर्नल फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी हमारे पास किसी बॉडी में कितनी अमाउंट ऑफ मोशन हो रही है उसका चेंज होना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें एक्सटर्नल फोर्स देता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला mv होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, mv को रख दिया और f एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma आ गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन होती है कि ये f एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma, मतलब किस कंडीशन के केस में आता है, अगर हमारे पास एक्सटर्नल जो मास है, अगर मास हमारा कांस्टेंट होता है तभी हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना अगर ये वाली चीज कांस्टेंट है यानी ये वैलिड कब होगा, वैलिड व्हेन मास इज कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कंडीशनें बनेंगी। ठीक है, जब मास कांस्टेंट होगा तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma होगा, और हमारे पास अगर मास वेरिएबल होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन बनेगी। तो इसको आप यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma आ गया। अब देखो जो हमारा न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितना भी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा जीरो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एफ एक्सटर्नल जो यानी एफ जो हमारा नेट फोर्स है वो हमारा जीरो ना होकर के हमारा क्या होगा, दैट इज ma। ठीक है, यानी बॉडी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुछ यानी उसमें अमाउंट ऑफ मोशन होगा, कुछ मोशन होगा, यानी थोड़ा सा बॉडी हमारी एक्सेलरेट करेगी। उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो आ रहा था क्योंकि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। मैंने बताया था ना, रेस्ट और इक्विलिब्रियम के मैंने दो केस बताए थे। रेस्ट में मैंने बोला था वेलोसिटी हमारी
जीरो होती है और इक्विलिब्रियम के केस में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप प्रीवियस वीडियो देख करके आए, क्योंकि उसी से लिंक हमारे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले उसको देख लेना, मैंने वहां पे अच्छे से क्लियर करवा रखा है। तो उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन कुछ होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ मोशन हो रही है, चेंज इन मोशन, यानी बॉडी की मोशन में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एफ नेट वहां पे नेट फोर्स वहां पे जीरो था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, यहाँ पे हमारे पास एफ नेट क्या होगा, एम ए के इक्वल होगा। इतना क्लियर हुआ, ये हमारा हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अब मैंने बोला था कि ये हमारे पास कब है, अगर मास कांस्टेंट होता है। सेकंड हमारे पास ये भी बनेगा केस अगर हमारा मास कांस्टेंट ना हो, ठीक है। मैं देखो इसको रिमूव कर देती हूँ एक बार, थोड़ा सा बताने के लिए इसको थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। यानी हमारे पास एफ नेट किसके इक्वल आ गया था, एम ए के इक्वल, ठीक है। अब देखो क्या होगा हमारे पास, अब क्योंकि मैंने बोला है कि मास अगर वेरिएबल है, ये हमारी कंडीशन हम फर्स्ट मान लेते हैं कि मास हमारा कांस्टेंट था, तब हमारे पास ये आया। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, अगर मास वेरिएबल होता है तब हमारे पास क्या होगा। अगर मास वेरिएबल होता है तो देखो हमारे पास एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू यहाँ पे डी एम वी बाई डी टी, ऐसा होगा। अब क्या होगा, अब ये भी वेरिएबल है तो इसको भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका भी। तो हमारे पास क्या होगा, देखो पहले हम m को कांस्टेंट रख ले डी वी बाई डी टी, फिर हम v को कांस्टेंट रख ले और dm बाई dt। बेसिकली आपको अगर इस न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो मास को अलग से डिफाइन किया जाएगा कि मास हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो आप उस चीज को ध्यान रखना कि अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो हम ये वाली चीज का यूज करेंगे, वेरिएबल अगर मास है तो, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ नेट किसकी इक्वल आ जाएगा, एम डी वी बाई डी टी प्लस का वी डी एम बाई डी टी। इतना क्लियर हुआ, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखो ये हमारा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो मैंने अभी हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें आप नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेना। एक तो ये कि हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एक क्या है, स्पेशल केस है किसका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऐसे मान रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी या इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, ऐसा ही। और हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या माना कि नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है, जो हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दें कि अगर हम एक्सेलरेशन को जीरो कर दें, ठीक है ना, और फोर्स को अगर हम जीरो कर दें तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास नेट फोर्स हमारा जीरो ही हो जाएगा ना। अगर हमारा एक्सेलरेशन को हम जीरो कर दे तो एक तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यूटन फर्स्ट एंड जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे क्या होते हैं, जिन पे न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता है। या मैं आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन बता देती हूँ, जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है या तो वो रेस्ट में रहती है या फिर मोशन में होती है, कांस्टेंट मोशन, सॉरी मोशन नहीं बोल सकते, कांस्टेंट मोशन में होती है जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करते। ये हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होती है या फिर कांस्टेंट मोशन के साथ मूव करती है जब तक हम उसके ऊपर कोई कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करते। यानी हमारे पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ और जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो स्पेशल केस है हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने वहां पे क्या कर दिया, वेलोसिटी को जीरो कर दिया। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स यानी नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज होते हैं। या फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमारी डेफिनेशन यही होगी कि
हमारी बॉडी अगर मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में या फिर कांस्टेंट मोशन में अगर मूव कर रही है, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करते, तो एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो, इसलिए तो हमारे देखो हमने बुक में बहुत बार देखा होगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन ये दी जाती है कि न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड्स गुड, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये इसी तरीके से इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ तो बेसिक डेफिनेशन हमें पता है, बिल्कुल बेसिक होती है कि states that if body A exert a force F on another body B, then B exert a force on minus F on A। या फिर अनदर डेफिनेशन ये हो सकती है कि every action there is always an unequal opposite reaction। अब हमें पता है अगर कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो हम उसको क्या करेंगे, वापिस मारेंगे। अगर नहीं मारते तो वो एक स्पेशल केस है ना, है ना, एक्सेप्शनल केस है भाई। वो नहीं मारते तो मतलब वो तो बिल्कुल एक्सेप्शनल हो गया, मतलब बिल्कुल शांत, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तो हर एक बॉडी हमारे पास अगर एक्शन करती है तो देयर इज ऑलवेज अनइक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप ध्यान रखना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमारे पास क्या हो गया, जिसमें न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड नहीं करते, इसका मतलब कौन सा लॉ होल्ड करेगा, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसके कुछ पॉइंट आप ऐसे लिख लेना, ये लिखेंगे कि हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज यूज्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आप इसके बाद लिख लेना, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर डेफिनेशन में हमसे पूछा जाए ना, तो आप ये चीज लिखने के बाद फिर ये लिख लेना, ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसमें एक और चीज लिखना, इफ सूडो फोर्सेस आर इंक्लूडेड। अब सूडो फोर्सेस क्या होते हैं, जो कि इमेजिनरी फोर्स होते हैं, रियल में वो बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा होगा, वो हमारे कुछ सूडो फोर्सेज होते हैं, और सिर्फ हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन में होते हैं सूडो फोर्सेज। फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, नोट करके लिख लेना। इस अगर हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये चीज लिख देना, इफेक्टिव होगा ये पूरी डेफिनेशन। फिर ये पॉइंट, पहला ये पॉइंट, दूसरा क्या होगा, ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स क्या होगा, इम्पॉसिबल, बिल्कुल सिंगल तो होगा नहीं, और हमारे पास इंटरेक्शन होना जरूरी है, देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, इंटरेक्शन होना जरूरी है टू बॉडीज के बीच में, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ में यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, बट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन पेयर में तो होंगे, लेकिन डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लिखने के बाद आप 4 पॉइंट लिख देना। एक तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन यूज किया जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर सूडो फोर्सेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स हमारे इम्पॉसिबल होते हैं। थर्ड क्या होगा, देयर शुड बी इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर बट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। तो ये होगा, ये हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ नोट करके आप पॉइंट लिख देना, ठीक है। ये हमारे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ हो गए, सेकंड लॉ हो गए, थर्ड लॉ हो गए, ये हमारे पास न्यूटन के तीनों लॉ हो गए। अब हम यहाँ पे कुछ न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। वैसे तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक अलग से वीडियो लेक्चर लूंगी जिसमें हमारे पास जो टेंशन है और जो नॉर्मल है उनके न्यूमेरिकल को मैं अच्छे से सोल्व करवाऊंगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाने के लिए थे,
इजी न्यूमेरिकल थे, बिल्कुल इजी थे। उसके बाद हम अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें तीनों लॉ को हम क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके उन न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन करवा देती हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो ये न्यूमेरिकल देखो, इसमें हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है 50 kg की, गेट्स द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बार आप वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार खुद ट्राई करके देखिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये सोल्व हो भी जाएगा। ठीक है, आप एक बार वीडियो को रोक करके सोल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो इन 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम जीरो वेलोसिटी से, ठीक है, कैलकुलेट हमें बेसिकली फोर्स निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, बेसिकली नेट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है, अब यहाँ पे चीज क्या गिवन है कि जीरो वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया है, और वो हमारे पास कब था, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम v इज इक्वल टू जो u प्लस 80 था ये हमारे पास था। ठीक है ना, और हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा v माइनस का u बाय a, हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी u माइनस t आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारे पास t आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो ये t नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मास हमारे पास कितना गिवन है, 50 kg का। ठीक है, ए हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो 50, वे हमारे पास क्या थी, यानी फाइनल स्पीड कितनी है 10, इनिशियल स्पीड क्या है जीरो वेलोसिटी, गिवन है क्वेश्चन में कि जीरो वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, तो ये आ जाएगी जीरो इनिशियल स्पीड, और टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकंड। ठीक है ना, 5 सेकंड हमारे पास गिवन है टाइम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 इंटू 10/5, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन का फोर्स इंजन देगा, तब हमारी जो कार है, स्पीड है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगी। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स कितना हो गया 100 न्यूटन का। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल में गिवन है तो आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा एक्सेलरेशन, अब इस पे एक्सेलरेशन गिवन नहीं था, हमें निकालना पड़ा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का यूज करके। ठीक है, तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल आप और ट्राई कर लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जितने भी हमारे टेंशन से रिलेटेड और जो नॉर्मल से रिलेटेड हमने जो कॉन्सेप्ट किए हैं उन पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे अलग से क्लास लेकर के। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।